नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों हम देख रहे हैं भारत का प्राचीन इतिहास। ठीक है, तो भारत के प्राचीन इतिहास में दोस्तों अभी तक हमने प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत, उसके बाद पाषाण काल और उसके बाद आज हमारा टॉपिक रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो आप सभी ने दोस्तों पढ़ा होगा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, इसी को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं यहाँ पर आप जान लें। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता एक ही चीज़ है। ठीक है, तो याद रखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इसकी जानकारी हमें हड़प्पा की खुदाई से मिलती है। तो इसीलिए दोस्तों इसको क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताते हुए चलूं, देखिए भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज का विशेष महत्व है। यह खोज दोस्तों भारतीय इतिहास को और पीछे ले गई और यह बात सामने आई कि हड़प्पा की जो सभ्यता है दोस्तों, वो मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं की क्या थी? समकालीन थी। ठीक है, किसकी समकालीन थी? आपको पूछा जा सकता है। मिस्र की सभ्यता, ठीक है, मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया। ठीक है, तो याद रखेंगे भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए हड़प्पा सभ्यता की खोज का विशेष महत्व है। यह खोज भारतीय इतिहास को और पीछे ले गई, मैंने आपको बताया, और यह बात सामने आई कि जो हड़प्पा की जो सभ्यता है दोस्तों, वो मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी विश्व की जो प्राचीनतम सभ्यताएं हैं उनकी समकालीन थी। सिंधु घाटी की सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो दोस्तों मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि मैं सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यह सभ्यता जो है दोस्तों सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। इसकी सबसे पहले जानकारी हड़प्पा की खुदाई से हुई थी, इसलिए इसे जो है हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। और एक चीज आपको याद रखना है दोस्तों, एक चीज में आपका जो है मिस हो गया यहाँ पर। देखिए, नामकरण की बात करें, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि नामकरण इसका जो है, इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं। तो यहाँ पर आपका क्लियर हो गया कि जो सिंधु सभ्यता के बारे में हमें जानकारी मिलती है तो ये हड़प्पा की खुदाई से ही मिलती है, तो इसलिए इसको जो है हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता था। और एक साथ ही साथ आप याद रखेंगे पुरातात्विक साहित्य के अनुसार, ठीक है, याद रखेंगे पुरातात्विक साहित्य के अकॉर्डिंग, ठीक है, पुरातात्विक साहित्य के अनुसार क्या होता है? पुरातात्विक साहित्य के अनुसार, पुरातात्विक साहित्य के अनुसार क्या होता है? किसी अज्ञात संस्कृति का नामकरण जो है उस स्थल के नाम पर कर दिया जाता है जहां पहले उसे पहचाना जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? आपका हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि सिंधु घाटी, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये दोस्तों सिंधु नदी के तट पर फैली हुई थी, इसीलिए दोस्तों इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। लेकिन इसकी सबसे पहले जानकारी हमें हड़प्पा की खुदाई से प्राप्त हुई, इसीलिए इसको हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो है विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। ठीक है, आपको पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है दोस्तों कैसी थी? शहरी सभ्यता थी। ठीक है, याद रखेंगे। जैसे आपने अब आगे आप वैदिक काल पढ़ेंगे, वैदिक काल में आर्यों की बात हम करेंगे तो आर्य उनकी सभ्यता कैसी थी? वो आपकी ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे वैदिक काल में उसको। तो याद रखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता जो है विश्व की पहली जो है क्या थी? शहरी सभ्यता थी। ठीक है, इसकी जानकारी दोस्तों हमें सर्वप्रथम जो है कहाँ से मिलती है? किसने दी इसकी जानकारी कि सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे पहली जो है शहरी सभ्यता है? इसकी जानकारी दोस्तों सर्वप्रथम जो है चार्ल्स मैसन, या नाम याद रखेंगे चार्ल्स मैसन का। तो चार्ल्स मैसन ने दोस्तों 1826 में इसकी जानकारी दी। कब दी? 1826 में। ठीक है, 1826 में चार्ल्स मैसन ने दोस्तों यह जानकारी दी कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी।
ठीक है, क्लियर हो गया। नाम याद रखेंगे चार्ल्स मैसन का, और डेट भी याद रखेंगे, ईयर याद रखेंगे 1826। ठीक है, उसके बाद आगे अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों 1921 ईस्वी में तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के समय राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। तो यहाँ पर आपका एक क्लियर हो गया दोस्तों। देखिए, हड़प्पा की खोज आपने पढ़ा होगा 1921 में किसके द्वारा की गई? राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है 1921 में तत्कालीन जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो महानिदेशक थे, कौन थे महानिदेशक? सर जॉन मार्शल। इन्हीं के नेतृत्व में दोस्तों ये खोज हुई, जो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। और खोज किसने की? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। ठीक है, तो यहां से क्लियर हो गया दोस्तों कि हड़प्पा की खोज कब हुई और किसने की। क्लियर है। और यहां पर आपको याद रखना है जो हड़प्पा स्थल है दोस्तों, ये कहां है वर्तमान में। ठीक है, जो ये हड़प्पा है दोस्तों, हड़प्पा जो है आपका कहाँ है स्थित? ये है दोस्तों पश्चिमी पंजाब के माउंट गोमरी जिले में रावी नदी के किनारे स्थित है, पाकिस्तान में। तो ये आप सभी ने पढ़ा है, पूछा जाता है आपको। ठीक है, किस नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। और किस जिले में है? आपका पश्चिमी पंजाब के माउंट गोमरी जिले में है। ठीक है, जो अभी वर्तमान में आपका पाकिस्तान में आता है। क्लियर है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। हड़प्पा की खोज कब हुई? हड़प्पा की खोज हुई 1921 में। किसने की? राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। याद रखेंगे इसको। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो दोस्तों हमने देखा कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसमें हमने देखा कि ये जो सभ्यता है दोस्तों, ये सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। इसकी जानकारी हमें चार्ल्स मैसन के द्वारा दी गई। चार्ल्स मैसन ने 1826 में इसकी जानकारी दी। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों 1921 में तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक कौन थे उस समय? 1921 में कौन थे? सर जॉन मार्शल। तो इनके नेतृत्व में दोस्तों राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चारों फैक्ट आपको याद रखने हैं। कब खोज हुई, किसने की, ठीक है, और साथ ही साथ किसके नेतृत्व में हुई, कभी ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो सर जॉन मार्शल का नाम याद रखेंगे, सर जॉन मार्शल, इसके नेतृत्व में हुई। ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है कभी। और किस नदी के किनारे हड़प्पा स्थित है? ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, रावी नदी के किनारे। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। बात करें दोस्तों सिंधु सभ्यता के विस्तार की, तो देखिए सिंधु सभ्यता कहाँ तक फैली थी? उत्तर में कहाँ तक फैली थी? दक्षिण में कहाँ तक फैली थी? ठीक है, पश्चिम में कहाँ तक फैली थी? पूर्व में कहाँ तक फैली थी? तो ये आपको याद रखना है। देखिए सिंधु सभ्यता का विस्तार जो है, यानी कि सिंधु सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी, तो याद रखेंगे सिंधु सभ्यता जो है पूर्व में आपका आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, याद रखेंगे। तो पूर्वी सीमा में जो है पूर्व में सिंधु सभ्यता कहाँ तक फैली थी? यूपी तक फैली थी, आलमगीरपुर तक। और पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में जो है सिंधु सभ्यता जो है दोस्तों सुतका गेंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान तक फैली थी। ठीक है, तो याद रखेंगे सिंधु सभ्यता का जो विस्तार की हम बात करें दोस्तों, तो ये आपने याद रखना है। पूर्व में सिंधु सभ्यता का विस्तार था आपका उत्तर प्रदेश तक, याद रखेंगे, आलमगीरपुर। और पश्चिम में सुतका गेंडोर, ठीक है, बलूचिस्तान पाकिस्तान तक। और उत्तर में दोस्तों, उत्तर में सिंधु सभ्यता जो है मादा जम्मू कश्मीर तक फैली थी। और दक्षिण में दोस्तों दाइमाबाद तक फैली थी। दाइमाबाद आपका जिला अहमदनगर महाराष्ट्र तक फैली थी। तो ये याद रखेंगे कि सिंधु सभ्यता का जो विस्तार था पूर्व में उत्तर प्रदेश तक, ठीक है, पश्चिम में आपका पाकिस्तान सुतका गेंडोर बलूचिस्तान तक, और उत्तर में मादा जम्मू कश्मीर तक, और दक्षिण में दोस्तों दाइमाबाद आपका महाराष्ट्र तक। ठीक है, तो ये सिंधु सभ्यता का विस्तार है, इसको आप जरूर याद रखेंगे। पूछा जाता है सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ तक है। ठीक है, उत्तर में कहाँ तक है, पूर्व में कहाँ तक है, दक्षिण में कहाँ तक है, तो ये पूछा जाता है। तो ये चारों आपको याद रखनी है। ठीक हो गया। आगे चलते हैं दोस्तों सिंधु सभ्यता का आकार। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता जिस प्रकार से फैली है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो इसका आकार कैसा है? इसका आकार है त्रिभुजाकार। ठीक है, ये भी याद रखेंगे सिंधु सभ्यता का आकार किस प्रकार का है? त्रिभुजाकार है। ठीक है, यानी कि आपका पूर्व में आपका आलमगीरपुर तक फैला है, पश्चिम में आपका सुतका गेंडोर तक फैला है पाकिस्तान बलूचिस्तान, और उत्तर में मादा जम्मू कश्मीर तक फैला है, और दक्षिण सीमा इसका दाइमाबाद आपका महाराष्ट्र तक फैला है। तो ये जो इसका फैलाव है, तो इसका आकार किस प्रकार का है? त्रिभुजाकार है, इसको आप याद रखेंगे। क्लियर है यहां तक? आगे चलते हैं सामाजिक जीवन।
दोस्तों आप सिंधु घाटी सभ्यता का जो सामाजिक जीवन था किस प्रकार का था? देखिए, सामाजिक जीवन की बात करें तो सिंधु सभ्यता के समाज का स्वरूप कैसा था? मात्र सत्तात्मक। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता के समाज का स्वरूप कैसा था? मात्र सत्तात्मक था। और सिंधु सभ्यता का जो समाज था दोस्तों, 4 वर्गों में बटा हुआ था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप याद रखेंगे। देखिए, सिंधु सभ्यता का जो समाज था 4 वर्गों में बांटा हुआ था। 4 वर्ग कौन से थे? पहला वर्ग है आपका विद्वान वर्ग, दूसरा योद्धा वर्ग, तीसरा व्यापारी एवं शिल्पी वर्ग और चौथा है आपका श्रमिक वर्ग। तो याद रखेंगे, सिंधु सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है दोस्तों, इसमें सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था? मात्र सत्तात्मक था और समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। ये 4 वर्ग कौन कौन से हैं? आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ से। तो याद रखेंगे, जो सामाजिक जो समाज था वो 4 वर्गों में था। विद्वान वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यापारी और शिल्पी वर्ग और श्रमिक वर्ग। ठीक है, ये चारों आपको याद रखने हैं। यहाँ से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, बात करें भोजन की। तो सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों, सिंधु सभ्यता में भोजन की बात करें तो सिंधु सभ्यता के लोग जो हैं दोस्तों, शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। ठीक है, ये दोनों चीज याद रखेंगे। सिंधु घाटी या सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो दोस्तों शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अगला जो पॉइंट है, समाधान प्रणाली। ठीक है, तो देखिए समाधान प्रणाली की बात करें तो सिंधु सभ्यता के लोग अपने मृतकों का 3 प्रकार से अंतिम संस्कार करते थे। ठीक है, तो 3 प्रकार से किस प्रकार से करते हैं? 3 कौन कौन से प्रकार हैं ये पूछे जाते हैं। तो याद रखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, यहाँ दोस्तों 3 प्रकार के अंतिम संस्कार किए जाते थे। यानी कि जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसके 3 प्रकार के संस्कार इसमें किए जाते थे। पहला है आपका पूर्ण समाधान। देखिए, पूर्ण समाधान में क्या होता था? मृतकों को कब्र में दफनाने की परंपरा थी इसमें। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ठीक है, कि सिंधु सभ्यता में मृतकों को दफनाने या मृतकों का जो है कितने प्रकार का जो है अंतिम संस्कार करते थे सिंधु सभ्यता में? 3 प्रकार। पहला प्रकार है पूर्ण समाधान। तो पूर्ण समाधान दोस्तों, मृतकों को कब्र में दफनाने की इसमें परंपरा थी। दूसरा है दोस्तों आपका आंशिक समाधान। ठीक है, तो आंशिक समाधान में क्या था? मृतक के शरीर को जंगल में रख देना, जब पशु पक्षी उसके मांस को खा लेते थे तो हड्डियों को दफना देना। तो दोस्तों आंशिक समाधान में क्या था? आंशिक समाधान में था, अगर कोई व्यक्ति जो है मर जाता था तो उसके शरीर को क्या करते थे? जंगल में रख देते थे। ठीक है, जंगल में रखने के बाद पशु पक्षी जो है उसके मांस को खा लेते थे, तो हड्डियां बच जाती थी, तो हड्डियों को वो दफना देते थे। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो आपका प्रकार है, तीसरा है दाह संस्कार। ये आप सभी जानते हैं, मृतकों को जलाने की परंपरा। तो ये 3 प्रकार के अंतिम संस्कार थे आपका सिंधु सभ्यता में। तो ये आपको पूछे जा सकते हैं, तो इन तीनों को आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों बात करें नगर नियोजन की, तो सिंधु सभ्यता में नगर नियोजन की बात करें तो सिंधु सभ्यता के नगर जो हैं विश्व के प्राचीनतम सुनियोजित नगर थे। ठीक है, तो याद रखेंगे, सिंधु सभ्यता के जो नगर थे दोस्तों, वो विश्व के प्राचीनतम और सुनियोजित शहर थे, यानी कि सुनियोजित नगर थे। साथ ही साथ सिंधु सभ्यता में जो मकान के दरवाजे होते थे दोस्तों, वह मुख्य सड़कों पर न खुलकर कहाँ खुलते थे? पीछे की ओर गलियों में खुलते थे। ये भी आप याद रखेंगे, डायरेक्ट आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, किस सभ्यता में मकान के दरवाजे जो है मुख्य सड़कों पर न खुलकर पीछे की ओर गलियों में खुलते थे? तो आंसर रहेगा सिंधु सभ्यता। ठीक है, उसी प्रकार हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मकानों के निर्माण में सामान्यतः जो है पक्की ईंटों का प्रयोग मिलता है। ठीक है, ये दोस्तों एक सुनियोजित नगर था। ठीक है, साथ ही साथ ये शहरी सभ्यता थी दोस्तों, और शहरी सभ्यता थी तो यहाँ पर जो है पक्की ईंटों का प्रयोग मिलता है। उसके बाद देखिए, सामान्यतया मकानों में 4-5 कमरे बनाए जाते थे। मकान में आंगन, रसोई घर, स्नानागार, कुएं भी मिले हैं। तो दोस्तों जो मकान थे सिंधु सभ्यता में, तो किस प्रकार के मकान थे? मकानों में 4-5 कमरे होते थे। ठीक है, आंगन होता था, रसोई घर होते थे। ठीक है, स्नानागार, कुएं, ये सारे जो हैं मिले हैं यहाँ से। ठीक है, उसके बाद बात करें नगर नियोजन के बाद दोस्तों, सिंधु सभ्यता की लिपि। तो यहाँ से दोस्तों आपको याद रखना है, ये पूछे जाते हैं डायरेक्ट, और इसी प्रकार से मैंने इसमें पॉइंट वाइज इसको बना भी रखा है। देखिए, सिंधु सभ्यता की जो लिपि है आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है, सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो याद रखिए, भाव चित्रात्मक लिपि थी
सिंधु सभ्यता की। ठीक है, अब भाव चित्रात्मक क्या होता है? देखिए, भाव चित्रात्मक लिपि दोस्तों ये ऐसी लिपि है जो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता की लिपि याद रखनी है आपको, भाव चित्रात्मक, और यह लिपि दोस्तों दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो दाईं दाईं से बाईं ओर ये याद रखेंगे। ठीक है, और लिपि कौन सी है? भाव चित्रात्मक। ठीक हो गया। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट जो है, अगला पॉइंट है सिंधु सभ्यता के लोग नगरों व घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाते थे? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो ग्रिड पद्धति अपनाते थे। ठीक है, याद रखेंगे, सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं नगरों और घरों को बनाने के लिए दोस्तों ग्रिड पद्धति को अपनाते थे। अगला पॉइंट है सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल आपको पूछी जा सकती है। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है सिंधु सभ्यता की जो है प्रमुख फसलें कौन सी हैं? तो प्रमुख फसलें हैं गेहूं और जौ। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है तौल की इकाई, यानी कि तोलने की जो इकाई थी संभवतः वो 16 के अनुपात में थी। ये भी याद रखेंगे, यानी कि जो सिंधु सभ्यता है दोस्तों, यहाँ तोलने की जो तौल की जो इकाई थी वो 16 के अनुपात में थी, यानी कि 16, 32 ऐसे जो है इस अनुपात में दोस्तों इकाई जो है तोलने की इकाई थी। ठीक है, उसी के साथ साथ दोस्तों आपका जैसे 32 हो गया, 64 हो गया। ठीक है, ऐसे जो है अनुपात में जो है ये आपकी सिंधु सभ्यता में तौल की इकाई थी। ये 16 का अनुपात याद रखेंगे। उसके बाद देखिए सैंधव सभ्यता के लोग जो हैं यातायात के लिए किसका प्रयोग करते थे? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए सैंधव या सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो यातायात के लिए दोस्तों 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। तो आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है, कि सिंधु सभ्यता के लोग जो है यातायात के लिए किसका प्रयोग करते थे? यातायात के लिए 2 पहियों और 4 पहियों वाली बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है, देखिए सिंधु घाटी के लोग जो हैं तलवार से परिचित नहीं थे। तो ये याद रखेंगे। ठीक है, तो सिंधु घाटी के लोग जो है दोस्तों तलवार से परिचित नहीं थे। तो ये भी याद रखेंगे कि सिंधु घाटी के लोग जो है दोस्तों तलवार से परिचित नहीं थे, तलवार का ज्ञान नहीं था उनको। उसके बाद देखिए सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे कि सिंधु घाटी के नगरों से किसी भी प्रकार का कोई भी जो है दोस्तों मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। उसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट, अगला पॉइंट है पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए पूजनीय था। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे, कुबड़ वाला सांड जो है इस सभ्यता के लोगों के लिए क्या था? पूजनीय था। उसके बाद देखिए ये सारे पॉइंट आपको याद रखने दोस्तों, कोई भी यहाँ से पूछा जा सकता है। या देखिए जैसे सिंधु घाटी के लोग जो हैं तलवार से परिचित नहीं थे। ठीक है, और यहाँ दोस्तों सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के कोई भी अवशेष नहीं मिले हैं। ठीक है, बात करें पशुओं की, तो पशुओं में कुबड़ वाला सांड जो है इस सभ्यता के लोगों के लिए पूजनीय था, पूजा करते थे कुबड़ वाला सांड की। साथ ही साथ दोस्तों बात करें मनोरंजन की, तो देखिए मनोरंजन के लिए सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो क्या करते थे मनोरंजन के लिए? देखिए मछली पकड़ना, शिकार करना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था एक बार। ठीक है, मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। तो आपको याद रखना है कि सिंधु सभ्यता के लोग जो हैं मनोरंजन के लिए क्या करते थे, किन साधनों का प्रयोग करते थे? तो ये भी आपको याद रखना है, मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना और पासा खेलना। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए दोस्तों सिंधु सभ्यता के लोग जो हैं धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। तो याद रखेंगे सिंधु सभ्यता के जो लोग थे दोस्तों वो धरती को क्या मानते थे? उर्वरता की देवी, और इसकी पूजा करते थे। साथ ही साथ दोस्तों वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी जो हैं सिंधु सभ्यता से मिले हैं। किसके? वृक्ष पूजा, यानी कि पेड़ की पूजा, वृक्ष की पूजा और शिव पूजा, इसके भी साक्ष्य जो हैं सिंधु सभ्यता से मिले हैं। और बाकी जितने भी साक्ष्य हैं हम आगे देखेंगे उनको। ठीक है, जो आपके पुरास्थल हैं, जो स्थल हैं सिंधु सभ्यता के, उन सभी को हम 1 बाय 1 देखेंगे। ठीक है, कब इस खोज हुई, वहाँ से क्या मिला, जैसे हड़प्पा है, हड़प्पा से क्या मिला, मोहनजोदड़ो से क्या मिला, ठीक है, लोथल से क्या मिला, ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे वृक्ष पूजा और शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिले हैं। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। ठीक है, यानी कि पर्दा प्रथा और
वैश्यावृत्ति जो है सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। साथ ही साथ सैंधव सभ्यता जो है कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो पूछा जाता है किस प्रकार की सभ्यता थी, सैंधव सभ्यता या सिंधु सभ्यता, कांस्य युग या कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखने हैं। ठीक है, ठीक है, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट हैं। बात करें आपकी, मैंने आपको बताया सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी है, भाव चित्रात्मक है और यह लिपि दोस्तों दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। उसी प्रकार नगरों और घरों को बनाने के लिए, विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति को अपनाते थे। ठीक है, सिंधु सभ्यता में जो है प्रमुख फसलें कौन कौन सी थी ये पूछे जा सकते हैं, जैसे आपका गेहूं हो गया, जौ हो गया। ठीक है, और तौल की इकाई संभवतः क्या थी, 16 के अनुपात में थी, मैंने अभी आपको बताया। यातायात के लिए सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए किसका उपयोग करते थे, बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। ठीक है, साथ ही साथ सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। ठीक है, और सिंधु घाटी के जो लोग हैं दोस्तों वो कुबड़ वाला जो सांड है उसकी पूजा करते थे। ठीक है, साथ ही साथ मनोरंजन के साधन जो हैं, किन मनोरंजन के साधन का प्रयोग करते थे सिंधु घाटी के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। तो यहाँ पर आपको मैंने बताया मछली पकड़ना, शिकार करना। ठीक है, इनको भी आपने याद रखना है। तो सारे फैक्टर आपने याद रखना है सिंधु घाटी सभ्यता से। तो इसी को दोस्तों हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों आपको बताते हुए चलो कि अगली जो नेक्स्ट आपकी जो टॉपिक होगा नेक्स्ट, तो उसी यही होगा आपका जो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। ठीक है, प्रमुख स्थलों की बात करें तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे उसको। प्रमुख स्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता के, जैसे आपका हड़प्पा हो गया। ठीक है, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली, ये सारे हम दोस्तों वन बाय वन देखेंगे और देखेंगे इनकी खोज कब हुई, किसने की, क्या वहाँ से साक्ष्य मिले, सभी को हम डिटेल में देखेंगे। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक। कैसा लगा आज का सेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।